नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दोस्तों, कहा जाता है यत्र नार्यस्य पूज्यते तत्र रमते देवता। और अगर हम बात करें आज की नारी की, तो ये जो मकाम है जहां पर उसे ईश्वर तुल्य माना गया, भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती है, वह मकाम नारी ने खुद अपने हौसले और अपनी मेहनत से हासिल किया है। आज यह नारी शक्ति कार्यक्रम में जो महिला हमारे साथ हैं, वो एक ऐसा ही सशक्त व्यक्तित्व हैं, सशक्त नारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सफलता अपनी मेहनत से रची है। और उनके जीवन का हर पन्ना हमारे लिए, मतलब हर एक नारी के लिए एक प्रेरणा की कहानी गढ़ता है। तो आइए मिलवाते हैं हम आज ऐसे व्यक्तित्व से ही आपको। आज हमारे साथ हैं आईएएस डॉक्टर सलोनी सडाना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सलोनी जी एनएचएम की डायरेक्टर हैं भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि हम नारी शक्ति के रूप में आपका परिचय करवा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न बचपन से शुरू होता है कि कहाँ से ये शुरुआत हुई आपके जीवन की, कैसा आपका बचपन बीता? मैं पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई वहीं की है। मेरे पिताजी एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी है। मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। तो शुरुआत का जो बचपन है वो मेरा एक जो हमारा टाउन है जलालाबाद, वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई की और वहीं पे मेरा बचपन बीता। उसके बाद मैंने AIPMT, उस ज़माने में नीट नहीं होता था, AIPMT होता था। मैंने AIPMT क्लियर किया एंड उसके पश्चात में मैं ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने चली गई जी। तो शुरू से ही मैं बचपन से बहुत ही स्टूडियस किस्म की लड़की थी। पढ़ाई का मुझे शौक़ भी था। पढ़ाई को कभी मैंने बोझ के रूप में नहीं लिया। मुझे पढ़ाई पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाई करती थी जी। और मैं डॉक्टर बनना भी चाहती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो दैट्स अबाउट इट। यही कहानी है बचपन की। मतलब बचपन जो था वहीं से ही पढ़ाई की शुरुआत, पढ़ाई की नींव वहीं से आपकी मजबूत थी। बिल्कुल। और अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की कहानी पर अगर बढ़ूं, तो MBBS की छात्रा होते हुए, मतलब जहां एक चिकित्सा को आप अपना पेशा बनाना चाहती थी, ये दिशा कैसे मुड़ी सिविल सर्विसेज की तरफ? और क्या इसमें प्रेरणादायक आपका जीवन का हिस्सा रहा? कौन इसमें आपका दिशा मार्गदर्शन करने में सहायक रहा, वो हमें बताइए। तो मैं हमेशा से चिकित्सक ही बनना चाहती थी और चिकित्सा क्षेत्र से मुझे बहुत लगाव है और था भी, और हाँ शायद हमेशा रहेगा भी। तो IAS में आने का निर्णय कोई बिल्कुल भी इस वजह से नहीं था कि मुझे डॉक्टरी पसंद नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट आई क्लियर्ड माय USMLE ऑल्सो एंड बस वो किसी कारणवश मैं US बाद में मैंने निर्णय लिया कि मैं फैमिली के बहुत क्लोज़ हूँ और माय फैमिली ऑलवेज़ वांटेड कि मैं शायद इंडिया में ही रहूँ, और उस वजह से वो जब मटेरियलाइज़ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं शायद डेस्टिनी में ये एग्ज़ाम देना और ये एग्ज़ाम क्लियर करना लिखा था, इसलिए IAS बनी। बट शुरू से जो झुकाव था वो चिकित्सा के प्रति ही था। परंतु जैसा मैंने बताया कि मैं शुरू से काफ़ी स्टूडियस बच्ची थी और वो चीज़ IAS के लिए भी जब UPSC की तैयारी कर रहे थे तो वो चीज़ हमेशा हेल्प करती है जी। तो उस क्षेत्र से जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, ट्रांजिशन बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि वैसे भी आदत थी 8-10 घंटे पढ़ना। इवन आप जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं तभी भी आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको रातें भी जागनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ कभी भी मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगी, जिसने मुझे एग्ज़ाम में हेल्प किया। बिल्कुल। और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जब IAS बन गई तब भी मुझे लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपको जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है या जो आपको सिखाया जाता है वो आपको ज़िंदगी भर काम आता है। चाहे आपको ये जो चीज़ सिखाई जाती है हमें कि आप बहुत पेशेंटली दूसरों की बात सुने, अपने पेशेंट को ध्यान से सुने, तो वो चीज़ इसमें भी काम आती है। तो आई थिंक वो शायद लिखा था, ईश्वर ने लिखा था कि ये इस क्षेत्र में आना है, इस वजह से इस क्षेत्र में आ गई। बिल्कुल। और मेहनत भी आपकी पूरी तरीके से रंग लाई। और जैसा कि आपकी बातों से हमें पता चला कि पढ़ाई और मेहनत दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाते और एक अच्छी दिशा वो जीवन को देते हैं। अगर मैडम इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, तो जैसे ही आप IAS आपने क्वालिफाई किया और आपकी पोस्टिंग आपको मिली, तो किस तरीके का अनुभव आपको रहा? और
मैं यहाँ पर महिला होने के नाते ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते किस तरीके का अनुभव आपने किया, क्या कठिनाइयाँ आपने देखी यहाँ पर? तो मैं आईएएस में जब आई तो शुरुआत में मेरा काडर आंध्रा प्रदेश था जी। और मैं प्रोबेशन मेरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हुई, मैं सब कलेक्टर विजयवाड़ा थी जी। और उसके बाद मेरी शादी हुई एंड शादी के बाद मैं मध्य प्रदेश काडर में आई। मेरे हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर है एंड मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग भिंड में थी। भिंड मध्य प्रदेश का काफ़ी कठिन क्षेत्र माना जाता है काम करने के लिए, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि भिंड में एसडीएम के रूप में मैं महगांव में पदस्थ थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था और सबसे यादगार अनुभव था। जब आप एक बार उस दौर से गुज़र लेते हैं तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि हर अनुभव आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाता है। बिल्कुल। तो कठिनाई शुरू में शायद मुझे उस क्षेत्र को समझने में हुई, क्योंकि वो क्षेत्र थोड़ा अलग है। जैसे मैंने बताया मैं विजयवाड़ा से आई थी, परंतु उस क्षेत्र की अपनी खूबियाँ हैं। मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले, हमारे कलेक्टर साहब जो थे, हमारे कलेक्टर सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और एक बार जब आप वहाँ पे समझ जाते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो उस क्षेत्र की एक विशेषता है कि वहाँ के लोगों में एनर्जी बहुत है। अगर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो वो फिर बहुत काम करते हैं। तो जो एज अ महिला मुझे एक एज अपना फील हुआ इनफैक्ट कि मैं जब लोगों का समझाती थी या बताती थी और एक बार आप उनको कन्विंस कर लें एंड दे बिलीव इन योर इंटेंट कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सबके भले के लिए बोल रहे हैं, फिर वो आपके साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कठिनाइयाँ जेंडर से बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कठिनाइयाँ हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में आती है, बट जो अनुभव था वो बहुत ही यादगार है मेरा भिंड का। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने कि एक सशक्त नारी किस तरीके से विषम परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में कहेंगे, वहाँ से भी कोई ना कोई अच्छाई को ढूंढ लेती हैं और उसे एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम करती हैं। मैडम, अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा, क्योंकि शादी की बात चली है तो पर्सनल सवाल भी कुछ बनते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपका विवाह भी जो है वो आईएएस ऑफिसर ही हैं, आपके हस्बैंड भी, और आपका विवाह देश में चर्चा का विषय भी रहा था कि 500 रुपये में विवाह करने वाली आईएएस ऑफिसर, तो वो क्या कहानी थी? क्योंकि अगर हम आज की बात करें मैडम, तो बहुत ही विवाह जो है बहुत ज़्यादा खर्चों के साथ होता है, लोग बहुत ज़्यादा उस पर स्पेंड करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच दी अपने इस काम के द्वारा, तो प्लीज़ हमें उसके बारे में भी बताइए। मैं हमेशा हर एक को ये कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति शादी मैसेज देने के लिए नहीं करता है, हमने भी नहीं की थी। बिल्कुल। ये एक पर्सनल चॉइस है। जो लोग अपनी शादी जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। कोई बहुत उसको लाविश तरीके से करना चाहते हैं और उनके पास उसको करने के संसाधन है, तो ये उनकी चॉइस है। कोई उसको कैसे करना चाहे, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। तो ये हमारी चॉइस थी कि हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करना चाहते हैं एंड एक कोर्ट मैरिज और उसके बाद रिसेप्शन ही करना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है, मुझे लगता है, कि जब हम अपने संसाधनों का आंकलन नहीं करते और हम सिर्फ दिखावे के लिए या क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं इसलिए कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो निजी माइलस्टोन्स हैं, जिसमें पढ़ाई है, करियर है, शादी है, ये सब करना चाहिए क्योंकि वो हमारी चॉइस है, न कि क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आपके संसाधन आपको अलाउ करते हैं और आप वाकई ही एक प्रकार की शादी करना चाहते हैं, श्योर, व्हाई नॉट। बट इफ़ यू वांट अ सिंपल मैरिज, देन यू शुड गो फॉर इट। सो मेरा हमेशा से, मेरे हस्बैंड का भी यही मानना है कि आपको कार्य करना चाहिए वैसा जैसा आपके संसाधन अलाउ करें और जैसा आपकी चॉइस है। बिल्कुल। और ये बात तो हुई कि किस तरीके से आपकी चॉइसेस ने समाज को एक दिशा दी, क्योंकि बेशक ये आपकी पर्सनल चॉइस थी, पर उसने समाज में एक नया चीज़ गढ़ी कि हाँ, एक बड़ी पोस्ट पर काम करते हुए, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हुए भी समाज को आप किस तरीके का संदेश दे रहे हैं। तो अगर मैम यहाँ पर मैं बात करूँ आज के महिलाओं की स्थिति के बारे में, क्योंकि वर्ष चल रहा है 2025 और हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बदली है, पर फिर भी एक महिला ऑफिसर होने के नाते क्या सोचती हैं आप कि महिलाओं का कहाँ तक हम बदलाव ला पाए हैं हमारी सोसाइटी में, उनके कार्य क्षेत्र में कहाँ तक महिलाएं आज प्रभावी रूप से काम कर पा रही हैं?
आई थिंक जैसा आपने बोला, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हमारी सोसाइटी में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें बहुत बदलाव हुआ है. जी. वी हैव प्रोग्रेस्ड much देन वी वर अर्लियर, बट अभी भी स्कोप बहुत है इम्प्रूवमेंट का. ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे महिलाओं का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है, उनका लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है. मोर एंड मोर विमेन आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जो विमेन का स्कूल में एनरोलमेंट रेशो है चाइल्ड का, वो इम्प्रूव हुआ है. सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ है. सो ओवरऑल स्थिति बेहतर हो रही है, पर अभी भी कार्य करने के लिए बहुत कुछ है. अभी भी हम ऐसे क्षेत्र भी देखते हैं जहाँ पे जागरूकता लाने की और आवश्यकता है. तो अगर मैं ये बोलूँ कि एकदम इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई है तो ये तो गलत होगा. आई विल बी टॉकिंग लाइक अ टू आइडियलिस्ट अ पर्सन इफ़ आई से दैट. सो येस, अभी भी एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को खुद से भी काम करने की बहुत ज़रूरत है. हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई आके हमारे लिए काम करेगा. व्हाई नॉट? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इक्वल वर्ल्ड, देन हमें भी अपने काम खुद करने हैं. पर ओवरऑल सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी हो जिसमें महिला, अगर हम बोल रहे हैं कि महिला भी वो हर काम कर सकती है कि वो जो पुरुष कर सकता है, तो फिर एनवायरनमेंट भी वैसा इनेबलिंग होना चाहिए. तो वो एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बेटियों को, अपनी सभी लड़कियों को वो एटमॉस्फेयर अवेलेबल करवाएं. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पे दिया है मैडम कि समाज और जो हमारा देश है, सरकार है, वो तो अपने प्रयास अपनी तरफ से करते ही हैं, पर महिलाओं को अपने स्वयं उत्थान के लिए भी कभी प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए. सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अपलिफ्टमेंट उन्हें करते रहना चाहिए. अगर मैं आपकी उपलब्धियों की बात करूँ तो आप क्या क्या अपनी उपलब्धियाँ मानती हैं अपने पूरे जितना आपका प्रोफेशनल लाइफ रही है उसमें? मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि उपलब्धि मैं अपनी खुद की सब ईश्वर की देन मानती हूँ. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन दैट वे. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड गॉड की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, एंड जो जैसा मैंने बोला ना, सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट था जब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं यूएस में आगे मुझे परस्यू करना है. तो एक बार भी उन्होंने नहीं बोला, जबकि मैं पंजाब से आती हूँ जहाँ पे सब लोग यूएस जाना चाहते हैं. तो इनफैक्ट दे वर वेरी वेलकमिंग कि ठीक है, आपको जो करना है आप करें. उसके बाद में मेरी शादी भी हुई. मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सब लोग बहुत हर चीज़ के लिए सपोर्टिव रहते हैं. इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल कि मैं इतने सारे एम्पावर्ड वुमेन से सराउंडेड हूँ. घर पे मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरे मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी फ्रेंड्स. आई कम फ्रॉम ऑल गर्ल्स कॉलेज. तो वो आप में बहुत कॉन्फिडेंस भरता है व्हेन यू सी. एंड ऑल द विमेन आई सी अराउंड मी, मैं जितने अपने आसपास महिलाओं को देखती हूँ और जो मेरी ज़िंदगी में एम्पावर्ड महिलाएं, ऐसा नहीं है कि वो सब एक ही पोजीशन पे या एक ही कार्य कर रही है. मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, मेरी सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है, मेरी मदर इन लॉ प्रिंसिपल है. तो सब अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, और उसमें भी फिर भी वो पूरा एम्पावरमेंट का मैसेजिंग अपनी लाइफ में जो महिलाएं हैं उनको भी दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं. I see my mother-in-law, she's a principal, she's always inspiring young girls कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो हम उनसे ही ड्रॉ करते हैं, जो हमारे करीबी महिलाएं होती हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं. बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम घिरे ही ऐसी महिलाओं से रहेंगे जो कि खुद आगे बढ़ने की चाह रखती हैं समाज में, और आगे बढ़ने की चाह के साथ साथ निरंतर प्रयास भी करती हैं आगे बढ़ने के, तो हमारा भी सेल्फ डेवलपमेंट होता ही है. अगर हम एनएचएम की बात करें मैम, नेशनल हेल्थ मिशन में आपकी क्या भूमिका खास आप निभा रही हैं, और क्या कुछ अलग बदलाव आपने अपने कार्य क्षेत्र में देखे हैं? मैं एनएचएम में अभी करीब 3 महीने पहले ही पदस्थ हुई हूँ. और क्योंकि आज हम महिलाओं स्पेशल बात कर रहे हैं, तो मैं स्पेशली
एनएचएम की बात करूं तो हमारा बहुत सारा वर्क फोर्स जो है वो भी महिलाएं हैं, बिल्कुल। चाहे वो हमारी एएनएम है, आशा है, हमारे मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ में हमारे स्टाफ में। तो हम कंटिन्यूसली उसके लिए भी ट्राई करते रहते हैं कि दे हैव अ गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर। एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आता है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं और हमारी पूरी टीम जो है हम इस कार्य को कर रहे हैं, और कैसे हम अपने राज्य में, जैसा हमारा देश की परिकल्पना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और गैर संचारी रोग स्वास्थ्य, इन सब पे काम कर पाएँ। तो उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका लाभ सभी जनता तक पहुंचाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा चिकित्सक होने का अनुभव है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ काम आ रहा है, और मैं इस काम को, मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से याद करती हूँ, जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो हमारे एक प्रोफेसर बताते थे कि जब कोई व्यक्ति ठीक होता है और वो अपने डॉक्टर को दुआ देता है या डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कुछ नहीं होता है। जब हम पीडियाट्रिक्स में थे तो पीडियाट्रिक्स में एसएनसीयू होता है, तो उसमें ऐसा बोला जाता था कि जब बच्चा ठीक होके आपकी उंगली, ये छोटी वाली उंगली पकड़ता है तो वो अनुभव बहुत अलग होता है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिल रहा है, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हम सिंसेयरली इस जॉब को जस्टिफाई कर पाएँ। बिल्कुल। जो ये मानवता का स्पर्श जो आपके बातों में है वो झलकाता है कि एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी, एक डॉक्टर पेशे से होने के बावजूद भी, कहाँ एक नर्म दिली एक इंसान को अलग कैटेगरी में खड़ा करती है। मैडम, अगर हम आपके शौक़ों की बात करें, हॉबीज़ की बात करें, तो ये तो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने जान लिया। क्या हॉबीज़ आप रखती हैं? मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है, निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। बचपन में सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ती थी, कॉलेज से फिर बाहर दूसरी किताबें भी पढ़ना शुरू किया, और उससे समझ में आया कितना ज्ञानवर्धन होता है। हर चीज़ एक किताब में आप जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में रहती है, और वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो मेरे टारगेट तो यही रहता है कि हर महीने एक किताब ज़रूर पूरी की जाए। उसके अलावा मुझे नृत्य का बहुत शौक़ है, मैंने कथक भी सीखा है, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नृत्य एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है, जब भी आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो आप अगर नृत्य करते हैं तो आपके सारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एंड यू फील बेटर। सो आई लव डांसिंग। एक्सरसाइज करने का, मुझे फिज़िकली फ़िट रहने का, आई लाइक रनिंग। साल में 1-2 बार कोशिश करते हैं कि हाफ़ मैराथन दौड़ लें, और तो ये सब चीज़ें, इनका शौक़ है मुझे। बिल्कुल। और किस तरीके से हॉबीज़ एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करती हैं, स्ट्रेस को कम करने का काम करती हैं, वो आपने बखूबी बताया यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि हॉबीज़ के साथ तो हैं, ये हमारे बच्चों के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कई युवतियाँ भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी, तो उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहती हैं? किस तरीके से आप उनको बताएंगी कि ये राह किस तरीके से वो पूरी कर सकते हैं? तो सभी लोगों को मैं यही बोलती हूँ, मैंने पहले भी बोला है, एक तो हर कोई अलग है और हर किसी का सक्सेस को पाने का तरीका भी अलग है, सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप अपनी क्षमताओं का आंकलन करें और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कहाँ से कोचिंग लेना है, कोचिंग नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज कोई कुछ कह रहा है, मुझे लगता है इसलिए सिर्फ उसका पालन किया जाए वो सही नहीं है। अपने आप को देखिए और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। सेकेंडली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है जिसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्क अदरवाइज़ चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्मार्ट वर्क करें। क्या करने से आपको लगता है कि इसमें मुझे एक एज मिलेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। लगातार खुद को एसेस ज़रूर करना इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम जब अकेले बस पढ़ते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमारी कमियां कहाँ पे हैं। तो कमी को आंकलन करके उसको सुधार करने का प्रयास अवश्य करें।
और इसको बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाएं। ये मुझे जी। हमेशा ये लगता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे हवा बना लेना कि मेरा तो पूरा जीवन मरण इसी पे इसी पे। निर्भर है, ऐसा नहीं करें। वो ये बहुत, आई हैव ऑल द ग्रैटिट्यूड फॉर दिस ड्यूटी एंड दिस सर्विस, इट इज़ कॉल्ड सर्विस, Yes. बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। Right. तो ऐसा नहीं फील करने कि बस ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पद पर पहुंचकर आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं मानती। बिल्कुल। आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अगर आप अपना काम निष्ठा से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो किसी भी पद पर रहते हुए, किसी भी रोल को निभाते हुए आप वो सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए जर्नी को। बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पे दिया। सारे हमारे जो बच्चे हैं कि होड़ में ना पड़े, प्रतिस्पर्धा में ना पड़े, स्वयं का आकलन करें कि कहाँ तक आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं और उस हिसाब से काम करें। जीवन में जिस भी जगह पर आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर अपना सर्वस्व और अच्छा प्रयास करने की कोशिश आप करें। मैडम, अगर हम बात करें यहाँ पे वुमेंस राइट की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस साल का जो थीम है हमारा वो है एक्सेलरेट एक्शन। ये थीम पर इस साल का इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? आई बिलीव कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक दिन नहीं होना चाहिए वुमेंस डे, एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। बट ये जो आपने बोला है विमेंस राइट की, मैं इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का हम ढंग से कई बार मतलब भी नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अर्बन सिटीज़ में देखते हैं वही है विमेन एम्पावरमेंट का मतलब। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं मंडला में कलेक्टर थी जी। एंड मंडला हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेक्स रेशोज़ इन मध्य प्रदेश। और वहाँ पे महिला सशक्तिकरण का एकदम सटीक उदाहरण दिखता है। महिलाएं वहाँ पे एक्चुअली में अपने घरों के लिए डिसीजन लेती हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वहाँ की महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करती हैं और वो काम करते हैं, सब प्रकार के काम वहाँ पे होते थे। तो मुझे वहाँ पे एक्चुअली, आप वहाँ पे ग्राम सभा भी होती थी एंड दे आर सो वोकल, वो अपने ओपिनियंस भी रखते हैं। तो वहाँ पे जाके समझ में आता है कि ओ दिस इज़ एक्चुअली यू नो वुमेन एम्पावरमेंट। एक हम जो एक माइंडसेट है कि ऐसा सिर्फ पहनावे से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है, एक जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि दिस इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, आई डोंट थिंक सो। जी। अगर हर विमेन जो है अपनी चॉइस के अनुसार अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रही है, मेरी नज़र में वो वुमेन एम्पावरमेंट है। एक हाउस मेकर भी अगर वो अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इक्वल चॉइसेस अवेलेबल हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट एंड एक्सेलरेटिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड हमारी ड्यूटी भी यही बनती है कि हम उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाएं। उसके बाद डिसीजन विमेन का है जी। कि वो क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द रियल विमेन एम्पावरमेंट। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि केवल शब्दों में वुमेन एम्पावरमेंट को हम बयां नहीं कर सकते जब तक कि वो एक्शन में नहीं आ जाते, जब तक हम उसको जीवन में लागू नहीं कर देते और अपनी महिलाओं को छूट नहीं दे देते जीवन में बड़े बड़े फैसले खुद लेने के लिए। एंड आई ऑल्सो थिंक इट इज़, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अगर महिला हूँ और हम कहीं पे भी किसी मुकाम पे भी आते हैं, देयर आर सो मैनी वंडरफुल मेन अराउंड अस हु सपोर्ट अस। और हमको ऐसा नहीं करना है कि विमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू बैश मेन एंड समथिंग लाइक दैट। नहीं, बहुत इक्वालिटी का मतलब रियल सेंस में इक्वालिटी होना चाहिए। आप मेन को सपोर्ट करें, मेन आपको सपोर्ट करें एंड इट शुड बी एन इक्वल रिलेशनशिप, क्योंकि कोई भी एक जेंडर दूसरे जेंडर की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। वो कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। आई थिंक इट इज़ सेम अदरवाइज ऑल्सो। सो वी शुड एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स ऑल्सो एंड जैसा हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं हमें भी वो करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग that we should be open towards। बिल्कुल, बहुत सही आपने यहाँ पर बात बताई कि किसी का भी दहन करके, शोषण करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, भले ही वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और यही एक सशक्त नारी की भी पहचान होती है। मैडम, जाते जाते क्या संदेश आप हमारी महिलाओं को देना चाहेंगी, वो हमें ज़रूर बताएं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि महिला सशक्तिकरण का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम शिक्षा ज़रूर प्राप्त करें। बिकॉज़ जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे,
तभी हम आगे की जो सारी बात है, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है, चाहे जॉब की बात है, चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, डिसीजन मेकिंग की, उसका पहला कदम शिक्षा है। तो हम शिक्षा, महिलाएं जो है सारी हमारी बच्चियां हैं, युवतियां हैं, मेरा शुरुआत में उनके लिए यही संदेश रहेगा कि शिक्षा पे ज़रूर फोकस करें। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू एजुकेशन। सो फोकस ऑन एजुकेशन इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने पे, आपकी जॉब पे आप फोकस करें। बट अगर हम सही मायने में सशक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड देन हेल्थ। ऑफ कोर्स महिलाएं, विशेषकर मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी, महिलाएं कई बार दूसरों का ध्यान रखते रखते अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर देते हैं। चाहे वो विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, चाहे वो नॉन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। आप देखिए सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस विमेन में होता है। हमने इतनी बार देखा है कि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो फोकस करते हैं। तो महिलाएं जब सबका ध्यान रख रहे हैं तो समय निकाल के अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी ज़रूर रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों का और अपना आप का ध्यान रख पाएंगे। और अपना ध्यान रखना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव एंड वी ऑल डिज़र्व इट, मेन एंड वुमेन इक्वली। तो महिलाएं अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बुनियाद हमारी बहुत मजबूत होगी, और तभी एक हम शिक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो आज आप यहाँ पर समय निकाल कर आई और हमारे इस कार्यक्रम को आपने यहाँ पर पूरा किया। और बहुत बहुत आपसे हमें प्रेरणा भी मिली है। हमारी जितनी महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें भी आपने हमें बताई कि किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य ही आज की महिलाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से हम आपके सभी दर्शकों से जुड़े, और मैं पुनः से आपको और आपके सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। एंड आई थिंक टुगेदर वी ऑल empowered women should help each other, and together we will make an empowered society. थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए हमें। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।